क्वेश्चन लिखिए पहले। केएफ दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ है, बन गया होगा। लिख दिया। इसमें कुछ है ही नहीं यार, बन जाएगा। झोला उठा लिए भागने के लिए क्या? क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस होगा। बन जाएगा ये। आंसर देखिए कैसे बनाना है। 40 ग्राम ग्लूकोज है, 40 ग्राम ग्लूकोज है, तो स्मॉल डब्ल्यू 40 ग्राम। मोलिकुलर मास दिया हुआ है 180, मिक्स विथ 200 ml वाटर आणि वेट ऑफ सॉल्वेंट 200 ml। देखो क्या लिख रहे हैं, थोड़ा आसानी से देखना। 200 ml है वाटर का, हम लिखें वेट ऑफ सॉल्वेंट 200। सही है क्या? ml तो वॉल्यूम होता है ना, हम वेट लिख दिए। जानते हो काहे? काहे कि देखो यहां लिखा है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर लिखा है, नहीं लिखा है? डेंसिटी ऑफ वाटर लिखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर लिखा है कितना? डेंसिटी ऑफ वाटर लिखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर लिखा है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 200 ml लिखें या 200 ग्राम लिखें, बराबर होगा बाबू। क्योंकि डेंसिटी कितना लिखा है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसीलिए हम लिख दिए सीधा। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज, पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, केएफ दिया हुआ है 1.86 केल्विन केजी पर मोल दिया है ना, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ है टीएफ नॉट 273.15 केल्विन। इतना तो दिया है सवाल में, हमें क्या करना है? देखो क्या करना है, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ गुना मोलालिटी, मोलालिटी दैट इज इक्वल टू वेट बाई इनटू सॉल्वेंट का वेट इनटू 1000। डेल्टा टीएफ निकल जाएगा, के बराबर कितना 1.86, वेट कितना 40 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना 180, सॉल्वेंट का वेट 200 गुना 1000। ठीक है, 200 पचे 1000, 5 180 को कटा देगा, 5 तिया 15, 3 0 5 छक 30, 40/36 हो गया। 1.86 गुना 40/36 है ना, 6 6 36, 5 6 30, 5/6 हो गया। 1.86 गुना 5, 6 5 30, 0 बच गया 3, 8 5 40, 3 43, 3 बच गया 4, और 5 4 9/6। एक में 3 3 6 5 30, 3 3 6 5 30। देखो तो सही है, गलती हो गया।
6 1 6, 3 3 6 5 30, फिर 3 0 6 5 30। कहाँ गलती हो गया? हद तरीके 6 5 40 कर दिए हैं। अच्छा, यही सब होता है। गुना भागा बड़ा कमजोर हो गया है आप लोग के वजह से। आप लोग लिख बना देते ना पहले पहले, इसी वजह से हम ध्यान ही नहीं देते। बोलो कितना आता है? अब तुम ही लोग ना बताएगा, बराबर ही गलती कर देते हैं। 1.86, ये तो सही है। 36 बजे 180, 1.86 गुना 40/36। वो लगता है ये दोनों कटेगा क्या? 6 मार में 6 छक 36, 6 6 3 18 3 21, 216 हो जाते हैं। नहीं कटेगा। दो दो से तो काट ही सकते हैं, पूरे 4 से कट जाएगा। काटो काटो। इसको 9 से काट दें। 4 नंबर 36 तो होता है, नहीं होता क्या? 4 गुना 10 लिख देंगे। 1.86 गुना 4 गुना 10/36। 4 नंबर 36 क्या? 18.6/9। अब तो सही है क्या? 2 पॉइंट 2 नंबर 18 0 9 54, ठीक है। अब 2.06 डेल्टा TF आ गया। डेल्टा TF बराबर आ गया कितना? 2.06। थोड़ा सा ध्यान देना, अभी पूछ क्या रहा है हमको? TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा TF बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा, TF माइनस TF नॉट, पढ़ा है? तो TF बराबर हो जाएगा 273 तो है ही है, गुने भाग में कर ले गुना, कर ले गुना भाग। अच्छा वो ठीक है, वो बना देते हैं, कर देते, उसमें समझाना भी रहता है हमको थोड़ा। गुना भाग सही हो गया। हाँ, हमको डरा दिया ना, फिर से कोई गुने भाग गलती हो। देख देखो सही है। अब डेल्टा TF, एक बच्चा का कहना है TF नॉट माइनस TF होगा, हम लिख दिए TF माइनस TF नॉट, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता था, यानी फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का घट जाता था, है ना? बताए होंगे सॉल्वेंट का यदि 0 तो सॉल्यूशन का हो जाएगा -2, तो 0 माइनस -2 ऐसे लिखना पड़ता है। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम जाता है। तो बचवा बता रहा है सर ऐसे ना होता, तो सही बता रहा है। डेल्टा TF बराबर हम लोग निकाल लिए, अब TF बराबर बताना है ना? अब सही है। तो डेल्टा TF पूछ रहा है ये वाला, ठीक है। तो क्या होगा? TF नॉट में TF घटा दें तब ना -TF आएगा। तो एक लाइन और कर देते हैं, एक लाइन और कर लेते हैं यहां पे। डेल्टा TF माइनस TF नॉट बराबर -TF। तो TF बराबर कितना? उल्टा कर देंगे तब हो जाएगा क्या? तो TF नॉट प्लस, बाप रे इतना ज्यादा, रुको एक के बार में लिख देते यार। जोड़ दें कि घटा दें? हाँ बस वही बात। 273.15 है यहाँ TF नॉट। TF हमको निकालना है, तो TF बराबर कितना लिख दें? 273.15 माइनस 2.2,
06, 15 6 9, और ये आ गया 271। राउंडिंग करने वाला क्वेश्चन है, देखो लिखता है नियरेस्ट इंटीजर, तो पॉइंट के बाद क्या आता है ना, यहीं से दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम लोग सीधा सीधा काम करने लगेंगे यहीं पे। जानते हो कैसे? 36 और 40 है, सोचना ऐसे चाहिए, हमसे ये सीख लो। 1 दशमलव कुछ के करीब में जाएगा, 1.86 है तो करीब करीब 2 केल्विन आ जाएगा। इतना एग्जैक्ट गुना भाग करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यदि आप आईटी में बैठे हैं तब, बोर्ड में तब तो करिएगा ही, लेकिन जब आईटी में बैठे तो यहीं से दिमाग लगे। 36 40, 1 दशमलव कुछ, 1.86 में गुना होगा, करीब करीब 2 आ जाएगा, तो 271 केल्विन आंसर। तो 271 केल्विन यहाँ पे लिख देंगे। कितना लिखा जाएगा? 271। दशमलव के आगे पीछे लिखने का कोई जगह भी नहीं होता उसमें, ठीक है, उतार लीजिए। दूसरा उतारिए, हो गया तब। क्या काटने वाला तो कैसे भी काट सकती हो, वो तो हमको नहीं आता है तब ना वैसे काटते हैं। एक्चुअली में हम बताना वो वाला चाहते हैं, 36 40 हुआ ना, तो हम इतना भागा गुना नहीं करना चाहते, हम 1.86 को सीधा आंसर दूर लिख देना चाहते हैं। लेकिन हमारा बचपन से मजबूत नहीं, हमारा पकड़ लेता है पहले ही। ऐसे हमको ये कहना रहता है कि वेनेवर आप आईआईटी में बैठे हैं, इतना आ गया, इतना के बाद आप दू कैसे लिख दीजिए, हम ये सोचते हैं, ठीक है। उसी में ऐसी लापरवाही से गुना भागा कर देते हैं। क्योंकि हम समझाना क्या चाहते हैं कि आप जल्दी से उससे निकलिएगा ना, नहीं तो कहिएगा लेंदी था क्वेश्चन, गुना भाग करना पड़ा, 2 क्वेश्चन पढ़वे नहीं किए। तुम एक अलगे परेशानी में जिंदा है। इसमें कोई बाहरी बात थोड़े ना है, बड़ा कर देना है तो बड़ा कर देते हैं। लीजिए, अब इसको बड़ा कर देते हैं। इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, सब करते दिखता है, अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ संभव तो हम लोग से हो नहीं पाता है। क्योंकि यहाँ तो बच्चा ऑफलाइन में बैठ करके, तब क्वेश्चन वाला ये हो गया, बिल्कुल आसान था। ऐसा सवाल हम लोग बनाए हैं, हो जाएगा वो तुरंत। अब इसको बड़ा कर देते हैं, क्या याद। दूसरा, हम एक्सपर्ट हो जाएंगे आप लोग के साथ, खाली थोड़ा साथ दे दीजिए। यहां उतारिए, देखिए ये वाला सवाल आई थिंक कि आप लोगों को कुछ बुझा ही नहीं रहा होगा। ये वाला बुझा रहा है तो बहुत अच्छा। अरे तेरी।
लिखे, दूसरा लिखे, वन ऑफ द फॉलोइंग फोर एक्वा सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ दो सॉल्यूशन हुज फ्रीजिंग पॉइंट लोअर देन 0.10 मोलर C2H5OH। सवाल पहले लिखिए, इसमें नहीं कुछ बुझा रहा है आपको, हम समझाए भी नहीं किए हैं, ठीक है, अब समझाएंगे आज, यही समझाना था। हाँ, ये वाला बात आज समझाना था। आप लिखिए, पहले पढ़ाया हुआ है, चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे कैसे बढ़िएगा, ये भी कैसे होगा। सवाल ही वैसा नहीं है, ऐसा बोलिएगा तो कहेंगे इंग्लिश ही नहीं आ रहा है। देखिए सवाल पढ़ के वो पूछता क्या है, आईआईटी में 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप का हर साल आता है, उसी 5 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है इंटीजर टाइप वाला। इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन वैसा भी ज्यादा कुछ नहीं है, ये भी बहुत आसान है, हम बताएंगे तब। उतारे सवाल, सवाल उतारे। ऑफ द फॉलोइंग फोर एक्वस सॉल्यूशन, 4 एक्वस सॉल्यूशन दिया है इसमें, टोटल नंबर ऑफ दो सॉल्यूशन हुज फ्रीजिंग पॉइंट लोअर देन 0.10 मोलर C2H5OH। ये पूछता है इस 4 गो में कितने सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इससे कम है, 2 ठोका है कि 3 ठोका है। इंटीजर में यदि 2 गो मिलेगा तो 2 भराएगा, 3 मिलेगा तो 3 भराएगा, 1 मिलेगा तो 1 भराएगा, ये पूछता है ये। तो इसमें कहता है सी सर, डी सर, ए सर। इसमें एबीसीडी तो भरना नहीं है, वहां पे देखो इसे प्रैक्टिस भी हो जाएगा। वहां पे गोला रहता है 1 2 3 4 वाला गोला, जैसे हम लोग देते हैं ना, तो गोला रहता है कि 3 4, तो 3 यदि होगा तो ये ऐसे 3 वाला भरना है, 3 लिख करके गोल केला रहता है, 3 होगा तो 3 वाला भर देना है, 2 होगा तो 2 वाला भर देना है, ऐसा सवाल होता है ना। इसीलिए इसके ऊपर में 271 बोले ना, तो दशमलव का कोई जगह ही नहीं रहता है उसमें, 1 0 से 9 तक अक्षर रहता है। अब 2 वाला गोला 2 भर दीजिए आंसर, 7 भर दीजिए आंसर, और 1 भर दीजिए आंसर, ऐसे रंग देना रहता है, 2 7 1, ठीक है। वो 0 से 9 तक लिख देता है। 5 क्वेश्चन में इंटीजर टाइप का सवाल बोले तो यही मतलब होता है। अब यहां पर इसमें से कितना सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इससे कम है ये पूछ रहा है। अब 2 3 जो भी है भर देना है। लिख लिया सवाल, कैसे पता चलेगा यार, पता चलेगा ऐसे देख के पता चलेगा। इसके लिए हम लोग को क्या जानना है वो सुनिएगा, यहां से लिख लिए ना सवाल। चलिए इस पर बातें पढ़ते हैं। सवाल आप लोगों के पास है, सुनिए। हम एक दिन आपको बताए थे, एक दिन आपको बताए थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रुकिएगा वो सवाल था, उस सवाल पे अभी हम है ही नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये अलग से टॉपिक टू बी डिस्कस लिखिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बताए थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना भी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बोलो क्यों? तो डेल्टा टीबी बराबर क्या पढ़े थे?
Kb गुना मोलरिटी। डेल्टा टी अब क्या पढ़े थे, Kf इंटू मोलरिटी। पाई बराबर क्या पढ़े थे, CRT। ये कंसंट्रेशन था, मोलरिटी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, और ये सब क्या है, कोलिगेटिव। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इक्वेशन 1 बना दीजिए, इक्वेशन 2 बना दीजिए। हेडिंग देंगे हम, चिंता नहीं करिएगा कैसे लिखें। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंट ऑफ फैक्टर आई इंटू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसी भी टर्म में हो, बोलो सर मोलरिटी था तो आप कंसंट्रेशन क्यों लिखे, तो कंसंट्रेशन किसी भी टर्म में हो सकता है, ये मोल फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मोलरिटी में भी हो सकता है, और मोलरिटी में भी हो सकता है, ठीक है। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी, ज्यादा होगी। कोई दिक्कत है क्या, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसकी ऑल्सो, जिसका आई ज्यादा होगा, ये सवाल भी आएगा, उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑल्सो जिसका आई भी ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा, उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। पिछले दिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास बताए थे, याद है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो यदि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का क्या होगा, कम होगा, है ना। यहां भी जोड़ दो, मॉलिक्यूलर मास कम होगा, मॉलिक्यूलर मास कम होगा, ठीक है। अब बार बार कंफ्यूजन करता है, एक के बार मॉलिक्यूलर मास में रखना याद, ठीक है। अब बात खत्म नहीं हुआ है, बात अभी शुरू हुआ है, थोड़ा सा देखना ध्यान से। देखना ध्यान से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 4 था, नहीं था क्या, कितना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, 4। ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये कहना चाहते हैं कि जिसका आई ज्यादा होगा उसका, जिसका सी ज्यादा होगा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा पी क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे देखो मेरे साथ, ऐसे नहीं कि सब इधर उधर हो जाए। जिसका आई ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा। अब हम पूछ रहे हैं वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा। भाई सोचो, थोड़ा सोचो, हम क्या बोल रहे हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। थोड़ा सोचने का मतलब है कि P0 माइनस पी को कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये डिफरेंस ज्यादा है, मतलब मान लो 4 ATM है, 6 ATM हो जाएगा, बढ़ेगा मतलब 4 से 6 हो जाएगा। P0 का वैल्यू 10 है, मान लो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पहले 6 होगा तब ना 4 आएगा, फिर 10 माइनस 4 होगा तब ना 6 आएगा। तो वेपर प्रेशर पहले 6 था, अब कितना हो गया, तो कम गया ना। तब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एक वो बोला भी है बीच में कोई, ठीक है। देखते रहना, जिसका आई ज्यादा होगा उसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा, उसका नहीं बोले, यदि आई भी ज्यादा है कंसंट्रेशन भी ज्यादा है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी क्या होगा, ज्यादा होगा।
तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जिसका आई ज्यादा होगा, जिसका सी ज्यादा होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? समझ रहा है? समझ रहा है? तब ठीक है, तब फिर इतना ज्यादा क्या करना है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। वेपर प्रेशर की तरह लोअरिंग ज्यादा हो जाता है ना, तो ये कमेगा, तभी तो चेंजेस आएगा ज्यादा। जिसका आई ज्यादा होगा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, उसका पाई का वैल्यू भी। बस इतना ही से सब सवाल बनेगा, यही इतना बचा हुआ था। लिख दो इसको। डिपेंडेंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विथ वेंट ऑफ फैक्टर एंड कंसंट्रेशन। ये हेडिंग लिख देना। हाँ, उसमें वो तो सवाल बनाना है, आगे बनाएंगे। पहले ये थ्योरीज लिख दो। अब हो सकता है तुम लोग खुद ही बना दो उसको, है? अब जो क्वेश्चन दिए खुद ही बन सकता है क्या? डिपेंडेंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विथ वेंट ऑफ फैक्टर एंड कंसंट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखवो नहीं कर रहा ना, वो लिख ला बगल वाला। हम लोग तो ये बनवाना सोच रहा था, हम तो अलग ही कुछ बनाए थे, आईची वाला। अब बन जाएगा। अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना, वो भी बन जाएगा। इससे बचा हुआ यही छूटा था। हाँ, अब जितना क्वेश्चन है वो उधर वाला ही बचा हुआ था, बन जाएगा। ये सब बन जाएगा, इतना ही से बन जाएगा सब। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। एकदम वेरी वेरी आई इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको बिना पढ़े आईटी के परीक्षा में जाना मूर्खता है, समझिए। संजोग है कि इसको थोड़ा सा ऐड नहीं करे, वो ऐड करने में कुछ जाता नहीं है, इसलिए ऐड कर ही सकता और अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और है भी कुछ नहीं, बनता भी आसानी से। नहीं देख लेंगे कि आई किसका ज्यादा है, कल तो सिखाए हैं कि आई कैसे निकलेगा। कंसंट्रेशन तो वो खुद ही लिखता है।
लिख दिए। अब चले क्वेश्चन पे। चले क्वेश्चन पे। क्या कहता है? Of the following four aqueous solution, total number of those solution whose freezing point is lower, कम है, इतना मोलर C2H5 से। ठीक है, रहने दीजिए, पहले देखिए तो इसका कंसंट्रेशन चारों का बराबर है, इसका भी तो उतना ही था क्या? तो कंसंट्रेशन तो सभी का बराबर है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किस बात पे डिपेंड कर जाएगा? जब कंसंट्रेशन सबका बराबर है तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किस बात पे डिपेंड करेगा? अरे आई पे, आई इंटू सी था ना। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो आई इसका कितना दिखाई दे रहा है जरा बताओ? 3×2=5। इसका आई SO4 पूरा ऐसे निकल जाता है, निकल जाता है ना, SO4 पूरा ऐसे निकल जाता है। अरे इसी पे आते हैं, है ना। 3×2=5, 3×2=5, आई बराबर 5, इसके आई बराबर 5, इसके आई बराबर 5, इसका आई बराबर 3, इसका आई बराबर 2, इसका आई बराबर Li3PO4, 3 1 4। इसका आई क्या हो जाएगा? C2H5OH। अच्छा, ग्लूकोज का आई क्या हो जाएगा? C6H12O6 बनी ना। तो मतलब तुम लोग कुछों का आई निकाल देगा क्या? आई जिसका टूटता है और जुटता है वो ना होता है आई। कोई आयनिक सबस्टांस होगा उसका ना आई निकालेगा। ऐसे तो आई वन ही होता है सबका, आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। अब यहां पर ये टूटने वाला था, 3 गो बी, 2 गो PO4, 2 गो Na, 1 गो SO4, 1 गो K+Cl-। तो ये टूटने वाला तब आई लिखे। ई कौन टूटने वाला है? तो इसका आई होता है 1। ठीक है, और कंसंट्रेशन सबका क्या है? मतलब जिसका आई ज्यादा, जिसका आई ज्यादा उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या? अभी तो बताए थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट तो सभे का तो कम है, सभे का तो कम ही, क्योंकि सबका आई क्या है? ज्यादा। सिंपल सा लॉजिक, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यदि आई ज्यादा तो डेल्टा टी एफ ज्यादा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम। तो आंसर इज 4, चारों का फ्रीजिंग पॉइंट कम। क्या लिख दीजिए जल्दी से साहब। यही सवाल था, यही इतना सब बात था, और ये कितना आसान था, खाली आई का वैल्यू देख करके काम कर दिए। जिसको ध्यान नहीं दिए होंगे उसको बुझाया भी नहीं होगा।
क्या हम तो दावे के साथ यहाँ पे कहते हैं ये सब बात, जो ध्यान नहीं दे रहे होंगे उसको बुझाया भी नहीं होगा, इतना सिंपल सा चीज नहीं बुझाया होगा, सोचो। और हमको समझ में आ गया कि बुझाया नहीं होगा। सुनो हम बताते हैं फिर से। पिछले दिन वेंट ऑफ फैक्टर पढ़े थे, आई सारा फॉर्मूला में डेल्टा टीबी बराबर देखा होगा आई गुना के बी गुना मोलरिटी, डेल्टा टीएफ बराबर देखा होगा आई गुना के एफ गुना मोलरिटी, सब में आई गुना हो गया था। तो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना सब आई पे डिपेंड करता है, यानी वेंट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करता है, और सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। all these colligative properties are directly proportional to value of I, वेंट ऑफ फैक्टर, और कंसंट्रेशन पे पहले से डिपेंड कर ही रहा होता है, कंसंट्रेशन पे पहले से डिपेंड कर ही रहा है। तो I गुना C पे डिपेंड करता है, यदि कंसंट्रेशन बराबर है तो सिर्फ I पे डिपेंड करता है, यदि कंसंट्रेशन भी चेंज करता है और I भी चेंज करता है तो I गुना C पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन देता है ना वो देता है कि सिर्फ आप खुद ही देख करके पता लगा लीजिए कि I का वैल्यू किसका कितना है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जनरली सॉल्यूशन में न टूटता है न जुड़ता है, तो उसका I का वैल्यू 1 होता है। जैसे बेंजीन, टॉलिन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नेप्थेलिन, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ये सब का I का वैल्यू कितना 1। ऐसा सॉल्यूशन सॉल्यूट जो आइडियल सॉल्यूशन बनाता है उसके I का वैल्यू 1। तो I का वैल्यू होता किसका है, बोले आयनिक सबस्टांस का, NaCl का, KCl का, MgCl2 का, CuSO4 का, Na3PO4 का, L2SO4 हॉल 3 का, Ba3PO4 हॉल 2 का, जो आयंस में टूट जाता है उसके I के वैल्यू होते हैं। और पिछले क्लास में बताए थे कि I का वैल्यू बराबर x प्लस बाई, AX B बाई I बराबर x प्लस y। तो आज हम जब ये पूछ रहा था कि नीचे दिए गए 4 सॉल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट इससे कम किसका होगा, कितनों का होगा, ठीक है। तो ये तो अपने अल्कोहल था, ये तो टूटता जुड़ता है नहीं, जुड़ता है कभी कभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके। तो यहां पर ये 3 था और ये 2 है, कोई अलग कलर पकड़ते हैं, ये देखो 3 है और ये कितना है, AX BY पढ़ाए थे पिछले दिन, I बराबर x प्लस बाई होता है। तो 3 और 2 5, ये 2 4 नहीं ना, क्यों नहीं, क्योंकि Na2SO4 एक ही साथ निकलता है, तो 2 और 1 3, K भी 1 Cl भी 1, तो I बराबर 2, 3 PO4 1, 3 1 4, तो I का वैल्यू 2 3 4 5 है, इसका I का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो जिसका I का वैल्यू ज्यादा होगा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, तो ए का। ये भी सवाल है, अरेंज करने आता है, अरेंज अकॉर्डिंग टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा ए का, और फिर डी का, और फिर बी का, और फिर ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन है, मिल ही जाएगा। क्या है ये, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू डेल्टा टीएफ। जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, तो एक्चुअली में घट गया ज्यादा, ठीक है, डिप्रेशन कहने का मतलब है, तो उसका टीएफ हो जाएगा कम, ठीक है, घटेगा ज्यादा तभी ना। अब जैसे एगो कांस्टेंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब कहेंगे ना
वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके बाद घट जाएगा ज्यादा तो घटाइए ना, तो 20 घटाइएगा तो 80 आएगा, लेकिन 20 के अलावा 40 घटा दीजिएगा तब ना 60 आएगा। तो घट जाएगा ज्यादा यानी 100 से 60, तो बीच वाला वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। तो वही कहते हैं टीएफ ज्यादा हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू टीएफ जो है ना ए का सबसे कम हो जाएगा, फिर डी, फिर बी और फिर सी। ये भी सवाल है, ठीक है, ये तो इंटीजर टाइप में पूछ दिया सब मिला के, नहीं तो ये भी ज्यादा तो यही पूछता है कि अरेंज अकॉर्डिंग टू फ्रीजिंग पॉइंट, अरेंज अकॉर्डिंग टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दूठों में उल्टा है, जिसको नहीं समझ में आता उतना तो वो ये समझे। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा यानी वेपर प्रेशर कम होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। अतु को सीधा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा यानी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, उसमें तो कोई और बात ही नहीं है, ठीक है। तो बात इतना ही है, लिख के खत्म कीजिए, फिर इसको छोड़ के अगले पे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस को बनाना है आज, बाकी ये सब बनने लायक है, ठीक है। समझ गया पूरी तरह से, समझ गया। समझ गया, हटा दें, चलो इसको बंद ही कर देते हैं। अब जो है आपको दिए हैं वो वाला, ये सब का परीक्षा लेंगे साहब, इसीलिए हाँ चलिए, ये आपके पास में दिया हुआ है, निकालिए इसको, ये बनेगा। पहला वाला तो बना दिए थे ना, दूसरा वाला बन गया था। इधर बनाए थे यार 5-7 को, फिर वही वाला बनवाओगे। 7वां भी दिखाई दिए थे, 11वां भी शायद बना ही दिए थे। इसमें 13 में ऑप्शन गड़बड़ होगा। हाँ हाँ 13 नंबर आ जाओ, 13 में ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, एरर किया है लिखने में, दिखाई दे रहा बाबू ना। नहीं दिखाई देगा तो उपाय है ना, लिखेंगे और क्या होगा। एक्चुअली बोर्ड कह नहीं रहा है, आप लोग के पास है, ये भी बात है, तो वहां से भी आप देख सकते ना। हाँ देखो ये भी आया नहीं होगा, आए थे। देखिए हुआ ना, वो भुला जाते हैं, एडिट में होता है। लीजिए देखिए, अब तो दिखाई पड़ रहा होगा यार, क्या बोलो, अभी भी नहीं, बोल दीजिए ना। यही तो है थोड़ा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन 13 नंबर लिखिए ना, नहीं नहीं है पेपर तो लिखिएगा, क्या कीजिएगा, सीट नहीं है तो लिखिएगा, क्योंकि 3 दिन हम बुलाते हैं पढ़ाने के लिए, तो उसके अल्टरनेट में तो आप आते हैं, कोई कोई लोग हैं पता नहीं हमको।
जाके देखो, रहे तो लाओ, उन्हें तो उतारो। हम मंगल बृहस्पति शनिचर, तो आप बृहस्पति बृहस्पति अभी बनाते हैं, आ जाते हैं वहीं पे, सब बन जाएगा। नहीं, हम माइक कैसे ऑफ कर देंगे, तो आप लोग हल्ला करते हैं, ये वाला ना। हाँ आते हैं वहीं पे। हाँ, वो 13 नंबर के बाद उधर ही जाएंगे। दिखा, इसको भी नहीं दिखता है, दिखा। हाँ। देखो, ये जो जिनको जिनको नहीं मिला होगा वो निश्चित ही पिछले क्लास में नहीं आए होंगे। मंगल बृहस्पति शनिचर को हम बुलाएंगे, और कोई बृहस्पति बृहस्पति आएंगे, मिडिल डेज में जाते हैं। क्या पूछता है ये, लिख लिए हैं कुछ लोग। ठीक है, मैच कॉलम बट 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर। इधर NaCl है, इधर वेंटो फैक्टर है। बोलो NaCl का वेंटो फैक्टर कितना? Na के पास नहीं कुछ है तो 1 है, Cl के पास नहीं कुछ है तो I का वैल्यू है तो इसमें यही एक ठो एरर है इसमें, इसीलिए बताना था। छोड़ो, Ca3PO4 होल 2 बदल लो इसको। 3 2 5 मिल गया। CaCl2 3 3 भी है, 3 भी है। AlCl3 4। अब इसको भी सही करना है तो जरा सही कर लेते हैं। बी का पहला है किसी में और डी का दूसरा, देखो पहला ही है, डी का दूसरा भी मिल गया, बी का पहला। अब ए का मिला देते हैं, ए का तीसरा और सी का चौथा। तो सी का चौथा तो सही है, 3 तो होगा ही। तो ए को गड़बड़ क्या लिख दिया है, यहाँ 2 की जगह पे 3 है ना। बस इतना सा एरर है इसमें। चलिए हमको चेक करने देता है, फिर भी इतना माइन्यूट है ना ये कि थोड़ा गड़बड़ रह जाता है। आप बना लो, ऑप्शन बदलना नहीं, ऊपर में आई बराबर 2 कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान था। लेकिन एक चश्मा वाला भाई साहब को ना बुझाया होगा, है कि मंगल को गायब था, नहीं रहना चाहिए। समझे, यहां पर क्या होता है ना कि जैसे पिछले दिन आप गायब हो गए, तो आज के आने का कोई फायदा भी तो नहीं हुआ। समस्या ये, एक दिन आप गायब रहिए, दूसरा दिन आपका आना हम विफल कर देंगे, तो हो गया 2 दिन। तो हमसे पूछना चाहिए ना कि सर हमको कहीं जाना है, तो कब जाएं, तो हम बता देंगे बाबू आज थ्योरी पढ़ाएंगे, आज समझाना है, नहीं जाना है, अगला दिन उसके बाद जाना। नहीं तो 2 दिन जाएगा, एक दिन जा करके भी आज आ करके भी कुछ नहीं हो रहा है, आओ बाऊ नियन लग रहा होगा। ये सब टेक्निक है। अब देखिए, बढ़ जाए आगे। 14 नंबर बना देते हैं, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ज्यादा भारी नहीं है। देखिए 0.1 मोलर K4Ap होल 6, यहां नहीं कुछ है तो 1, 60% आयोनाइज्ड। व्हाट विल बी द वेंटो फैक्टर? आई पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, दिया हुआ क्या है, अल्फा। लिख दे ऊपर से, तो अल्फा बराबर 0.6। आई का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, 1 माइनस अल्फा प्लस
एन अल्फा बराबर 1 माइनस 0.6 प्लस 5 गुना 0.6, 1 माइनस 0.6 प्लस 3, 3 1 4 माइनस बराबर कितना आसान और कितना भारी परीक्षा में आया हो, कितना आसान है देखो। आई बराबर एक फॉर्मूला बताए थे 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, अल्फा 60% है, 60/100 0.6, तो अल्फा का वैल्यू पता चल गया। तो एन अल्फा, एन है ये 4 और ये 1 5, 4 1 5, 5 गुना 0.6, क्लियर, उतार लो। अब ये नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आपके ऐप पे भी पूरा सब क्वेश्चन है और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का भी क्वेश्चन है और टेस्ट पेपर भी लोड है। अब देखिएगा कल टेस्ट वही पेपर कर लेंगे, पहले से पेपर आउट कर दिए। ये पुराने जमाने में एकदम लोकप्रिय नेता लालू यादव कहा करते थे कि परीक्षा में नकल का छूट दे देना चाहिए। अब जिस बच्चे को नकल भी ना करने आए वो सोच लेगा ना कि हमरे से पढ़ाई का बस का बात नहीं है, पहले छोड़ देगा वो। इसलिए क्या दिक्कत है, जब नकल ही करता है तो करने दीजिए। हाँ वही रहेगा। हाँ देखिए लव लेटर फेंक रहा है एक दूसरे पर, देखिए। ये दोस्ती जब तक इकोनॉमिकल हार्म में नहीं पहुंचेगा तब तक कोई तोड़वा नहीं सकता है ना। इकोनॉमिकल हार्म से कुछ ले लेगा, कुछ दे देगा, फिर कहेगा हम लिए कहां थे। असली मजा तब आना है। चलिए 15 नंबर पे आ जाइए साहब, सवाल शुरू। आज पढ़ाएं, लो इधर तो आंसर लिखो, ये भी मत करना यार, लो झाप देते। 15 नंबर, फॉर 1 मोलर aqueous solution of following compound which one show the highest freezing point। अभी तो बातें यही हो रहा था, क्या देखना होगा, सबका कंसंट्रेशन सेम है, 1 मोलर सबका कंसंट्रेशन सेम है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस बात पर डिपेंड करेगा। तो देखिए ना आई किसका ज्यादा है, इसका आई कितना, इसका आई, वाटर का कोई आई नहीं होता, ये एगो आई दूगो, ये पूरा एगो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और ये पूरा एगो, इस आई ये पूरा एगो, और वाटर का तो कुछ नहीं होता। वाटर तो पानी में जाने के पानी में मिल ही जाएगा, तो यही एगो आयन ना बनेगा वहां पे। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका पूछ रहा है, तो हम लोग पढ़े कि जिसका आई ज्यादा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टीएफ ज्यादा, तो टीएफ सबसे कम, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम, जिसका आई ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम, जिसका आई ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम। पूछ रहा है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो जिसका आई सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, तो आई सबसे कम किसका, आंसर इज डी। हाँ तो बदल दो ना, बदल है। दूसरा सब क्वेश्चन उसी पर जाएगा, अब कुछ नहीं है इसमें, तुम लोग सब समझ जाएगा।
बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन एग्जिबिट्स द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखना कंसंट्रेशन इतना दिया है, ये इतना है, ये इतना है, इतना है, मतलब ये दोनों का सेम है, आई दोनों का सेम है, तो आई भी बदले और सी भी बदले तो किस पे डिपेंड करता है? अरे बताओ ना रे, आई गुना Na2SO4, इसका आई का वैल्यू बताओ। आई का वैल्यू 3, इसका आई का वैल्यू बताओ क्या? इसका आई का वैल्यू, यूरिया है न टूटेगा ये, आइडियल है, इसका आई का वैल्यू बताओ। तो आई गुना सी भी 0.15 होगा, आई गुना सी 0.15 भी होगा, आई गुना सी 0.02, आई गुना सी 0.0, किसका सबसे ज्यादा? आई गुना सी, आई गुना सी किसका सबसे ज्यादा? एक, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? तो आंसर ये सोचना क्या है, क्या जिसका आई गुना सी सबसे ज्यादा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा, उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसकी का बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा, वेपर प्रेशर कम। सब बात लिख दी है इतना में, सब बात फिर से लिखो, देखो तो इससे ज्यादा कुछ है क्या? अगला 17 नंबर, खाली देखते रहना, ये देखो ये अलग से लिख दो, ये फिर से अलग से लिख दो, खाली आई देखना है तो खाली आई, आई गुना सी देखना है तो आई गुना सी, समझा ना? आई गुना सी, अरे आई गुना सी समझा? आई गुना सी बोलते हैं इसलिए, तो आईसी बोलेंगे तब तो और दिक्कत है। दो आई और सी है 0.01, तो आई गुना सी हो गया 0.02। जिसका आई गुना सी ज्यादा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, यानी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, उसका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा, यानी वेपर प्रेशर कम। इतना में ही सब बन जाएगा, ज्यादा कम वाला। हो गया? अगले सवाल खोजो, बताओ। ये हो गया, खत्म करें इसको। 17 नंबर, लाल वाला दिखता है ना यार, काला काला में मिल जाएगा यार। बीच ऑफ द फॉलोइंग, कौन है? यही ना, 0.1
0 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विल हैव लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। कंसंट्रेशन सबका सेम है, तो आई का वैल्यू इसके लिए कितना, बोलो जल्दी यार। ये 3 और ये 2, अरे तो नहीं आया होगा वो भी समझ रहा होगा। 3 2 5, इसका आई का वैल्यू पोटेशियम आयोडीन आइडियल है, ये नहीं टूटेगा। ये दोनों खत्म, ये खत्म, सबसे ज्यादा ए का, सबसे ज्यादा ए का, आई का वैल्यू ज्यादा, तो डेल्टा टीएफ, तो टीएफ कम, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, आंसर इज हो गया सबसे कम। वेपर प्रेशर विल बी लोअर, सुगर आई का वैल्यू K1Cl1, आई का वैल्यू CuNO3 होल टू, आई का वैल्यू AgNO3, NO3 पूरा एक साथ रहता है। कंसंट्रेशन सबका बराबर है, तो आई का वैल्यू ज्यादा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा, तो वेपर प्रेशर कम, तो आई ज्यादा, आंसर इज। देख रहे कितना आसान। अब सब कंपटीशन का क्वेश्चन है, ये सब आईटी और मेडिकल का ही सवाल है, एक भी इधर का ना है। एक पर सोल्यूशन है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कंसंट्रेशन बराबर है, NO3 एक साथ जाएगा, आई बराबर BA के पास 1 2, आई बराबर सल्फेट पूरा एक साथ जाएगा 3। बीच ऑफ द फॉलोइंग का सोल्यूशन है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, आई ज्यादा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी, आंसर इज बी। देखिए कितना आसान, ठीक है। देखिए आने का कितना फायदा होता है। अभी तक जो अनपढ़ जैसा लग रहा था ये कैसे बनेगा, हमको 2 4 बच्चे पूछोगा ये ई वाला सर, अभी देखिए इसमें कुछ जान लग रहा है क्या। आगे बढ़े, लिख लो वहीं पे, कागज हुए करेगा वहीं पे लिख लो, आई बढ़ ज्यादा, जैसे लिखे उतना ही सही से बनेगा। उस सवाल में सब दिन उतना ही सोचना है, कभी कभी भुलाए भटके बोर्डों में आता है, तुम लोग देखना उसमें मिल जाएगा एक आध वो। साफ कर दें, इसमें ही महान है, नहीं हुआ होगा इसमें, एक दूसरा सवाल होगा। और फॉर द वन मोलर सॉल्यूशन ईच कंपाउंड मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट विल बी एज्यूम कंप्लीट आयोनाइजेशन, बताओ बन जाएगा। क्या होगा, फिक्स हो जाता है। 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक तो है। ईच कंपोनेंट मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट विल एज्यूम कंप्लीट आयोनाइजेशन का तो बने हुए थे पहला, वही वाला है। 1 मोलर सॉल्यूशन ईच मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट एज्यूमिंग कंप्लीट, तो यही वाला है। मिनिमम मैक्सिमम सेम तो है दोनों, नहीं समझे। अरे जो पहला बनाए थे वही दोनों है, मतलब कि किसी में डिप्रेशन पूछ रहा है, किसी में ये वाला क्या है,
अल्फा निकालना है, निकल जाएगा। कैसे कैसे निकलेगा? डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला से। देखो हम फॉर्मूला लिख देते हैं जिससे निकलेगा। NaCl बेंटो फैक्टर I is equal to 1.85. What will be the percentage dissociation of solution? ठीक है, तो एक वो फॉर्मूला देखा था, अल्फा बराबर I-1/n-1। देखो कितना जल्दी बन जाएगा, बन गया। 1.85 माइनस 1 बाई n 2 - 1, 2 आया यहां से, एक और एक 2, तो कितना आया बाई 1। तो परसेंटेज अल्फा कितना होगा बताओ? ऐसे बनाओगे तो IIT वाला समझ जाएगा कि मेरा तोड़ निकाल लिया ही था। बात सही है, तो तुरते बना दिया, हम तो सोचे थे न बनेगा, लेकिन ये तो बना दिया, यही करना था। ये 60% आयोनाइज बेंटो फैक्टर ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी रेस्पेक्टिवली, तो 0.1 मोलर है। 60% आयोनाइज होगा, I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, अभी निकाले थे शायद। 1 माइनस 0.6 प्लस 4 1 5, 5 गुना 0.6, 3 1 4 माइनस 0.6, 3.4। कितना आसान है जी। और फिर पाई बराबर ICRT, I 3.4, C 0.1, R का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 27 डिग्री यानी 300। गुना भाग कर लीजिएगा। ये नहीं दिख रहा होगा तो ज्यादा अच्छा है। Which of the following have the highest freezing point? I का वैल्यू, अरे जल्दी बोलना है, I का वैल्यू, I का वैल्यू, I का वैल्यू 3। 1 मोलर 1 मोलर, KCl KCl, ये दोनों में थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, अब कुछ लिख दिया होगा जो है, अब दोनों हो जाएगा जहां पे होना है। I बराबर 3। अच्छा कम वाला पूछता है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो I का वैल्यू ज्यादा तो डेल्टा TF ज्यादा और TF कम, तो I का वैल्यू सबसे कम तो TF सबसे, तो चलिए वो दोनों का बात ही नहीं आया। आंसर इज सी। काम खत्म। इतना ही क्वेश्चन था अब नॉर्मल मोलर मास से, और ये सब आउटसोर्सिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन खत्म हो गया, अब क्या करना है? अब देखिए अभी और क्वेश्चन है, राइट? कहा है छोटी, मतलब क्या करोगे हमसे दूर होके? छठा नंबर, मिटा दें। ये नहीं है इसमें भाई। देखो इसमें कोई क्वेश्चन और है, किसी को शक कुछ है तो बता दो, इसको छोड़ रहे हैं। CnO3 होल 2 I का वैल्यू देखो कितना आसान है, कितना अच्छा बचा, देखिए हो गया, बात खत्म। Al2SO4 होल 3 I का वैल्यू कितना? 5। K4APCN6 कहता है वेंटो फैक्टर सेम किसका है, बताओ किसका सेम है? 3 2 4 1, इसी का सेम है। कितना आसान हो गया क्या? कौन इसमें? नहीं इसमें कोई है पूछने लायक? अब रहा कोई पूछने लायक? नहीं नहीं, तब इसको हटाते हैं। ये कौन सा फोल्डर है, आइडियल नॉन आइडियल?
कहाँ है आइडियल एंड रियल, निकल जाना यार। छठा नंबर बताया जा रहा है, ये डेल्टा एस मिक्स समझा है ना तुम लोग, हमेशा ग्रेटर देन जीरो, आइडियल भी और रियल भी। डेल्टा एस इज नॉट ए फैक्टर टू डिसाइड आइडियल रियल सॉल्यूशन। डेल्टा एस फॉर आइडियल एज वेल रियल सॉल्यूशन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। नहीं जानते क्या? हम बताए हैं तो बहुते क्वेश्चन में डेल्टा एस होगा। तो सुनो, हम फिर से तुम लोग चुपे चाप बतियाते हैं। देखो, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं ना, सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में ऐड करते हैं ना, तो पूछता है इंट्रोपी चेंज क्या होगा, डेल्टा एस क्या होगा। इंट्रोपी मतलब होता है रेंडोमनेस। अब सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में जाएगा तो सॉल्यूट पार्टिकल घूमने लगता है, सॉल्वेंट में घूमने लगता है मिंटू से, घूमने लगता है मिंटू से, उसकी रेंडोमनेस बढ़ जाती। तो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, वो अलग बात है। तो सॉल्यूशन चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल यानी रियल हो, सॉल्यूट की इंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, है ना। तो डेल्टा एच और डेल्टा भी का तो कॉन्सेप्ट होता है सॉल्यूशन के लिए, और साथ में वो डेल्टा एस जोड़ के पूछता रहता है। तो डेल्टा एस से कंफ्यूज नहीं होना है, डेल्टा एस हमेशा ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होगा, इंट्रोपी बढ़ेगा, ठीक है। अब डेल्टा जी भी पूछ दे उसमें, तो डिसोल्यूशन इज ए स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन। पानी में कोई सब्सटेंस को रखिएगा जो उसमें घुलता है तो ऑटोमेटिकली वो घुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो डेल्टा जी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो डेल्टा जी हमेशा सॉल्यूशन का निगेटिव होगा, ठीक है, यानी लेस देन जीरो, है ना। कहीं पर अलग से लिख लेना, नोट करके लिख लो। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, लिख लो नोट करके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन entropy change, entropy change, entropy change is, entropy change is positive, डेल्टा एस मिक्स बराबर पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिख देना, एंड ये ब्रैकेट में ये ना लिखोगे, एंड since dissolution is a spontaneous phenomenon, since dissolution is a spontaneous phenomenon, dissolution is a spontaneous phenomenon, delta G बराबर निगेटिव, डेल्टा जी बराबर निगेटिव। यह हर सॉल्यूशन का होगा, ठीक है, ठीक है, यह हर सॉल्यूशन का होगा। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन छठा, उधारी छठा या है तो देखिए, लीजिए क्या क्या बोलो ना। Since dissolution is a spontaneous phenomenon, since a क्या लिखे,
सिंस डिसोल्यूशन इज अ स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन, कॉमा देके डेल्टा जी बराबर नेगेटिव। डेल्टा जी बराबर नेगेटिव लिख दिया। अब ये छठा सवाल पूछा गया है, जरा उतारिए। अगले दिन यानी सोमवार को आपका चैप्टर, संडे को टेस्ट होगा सॉल्यूशन का, 9 से 11 ही टाइम रहेगा। वो तो हम कह दिए हैं एक दो दिन पहले, आप लोग पढ़ाई कर लीजिए। इवेंट हॉप से पहले रहेगा टेस्ट, एक टेस्ट हम लेंगे इवेंट हॉप से पहले जितना था, मतलब आइडियल नॉन आइडियल से पहले। आइडियल नॉन आइडियल के बाद एक दूसरा टेस्ट होगा। अभी जो टेस्ट होगा कल, कहां तक का होगा, पहले जहां से आइडियल नॉन आइडियल अभी पढ़ा रहे हैं ये सब बातें, इसका टेस्ट अगले अगले संडे को। मंडे को स्टार्ट करेंगे चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रिडॉक्स पढ़ना था 11th में, उसी से रिलेटेड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th का। तो दोनों हेडिंग साथ लगाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन एंड, इसमें रिडॉक्स भी पढ़ाएंगे और तब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे। अभी झोला पार्टी झोला ना संभालना है, छठा बनाना है। बन कैसे जाएगा ये, वो तो लिख ले ये, पर ये होगा कि भी होगा नहीं, लिखल है तो हम इतना दूर में तो बना ही देंगे इसको। मंडे को स्टार्ट हो जाएगा क्या, रिडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और बहुत जल्दी ऑर्गेनिक का बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, यदि ऑर्गेनिक का बैच स्टार्ट हो जाएगा 12th वालों के लिए, बताते हैं। जीओसी से स्टार्ट होगा, वो भी 11 से ही स्टार्ट होगा, जीओसी से स्टार्ट होगा। हाँ, बस एक आध सप्ताह में एक तारीख उरीख बदल जाए, कैलेंडर बदलने देते हैं, ठीक है, कर देंगे। और वैसा कर देंगे तो 12th का सिलेबस हम लोग अक्टूबर नवंबर तक गेट कर लेंगे, ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक। हाँ, यही रेगुलर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये ऐसा कैसे टेंशन होता है भाई सर, रोज आना पड़ता है, पता नहीं पटना आराम करने के लिए आए हैं। मतलब बाकी सब्जेक्ट में टेंशन लेना है, फिजिक्स मैथ में नहीं फिजिक्स मैथ में टेंशन नहीं, तो अब हम लोग केमिस्ट्री कर लेंगे। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर 1 मोल X एंड 2 मोल Y इज 240 टॉर। इन दिस केस देयर इज नेगेटिव डेविएशन, देयर इज पॉजिटिव डेविएशन पूछा है, तो ये न्यूमेरिकल है, ये ऐसे नहीं देख करके टिक लगेगा। फॉर्मूला पढ़े हम लोग, P बराबर P01 x1 प्लस P02 इंटू x2। P01 x को 1 मान लेना, कितना टॉर है, मोल फ्रैक्शन 1/3 प्लस P02 300 x2 2/3 50 प्लस 100 200 कितना आया 250। टोटल प्रेशर कितना आया 250 टॉर, 250 टॉर आया, सही है।
टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर 1 मोल x 2 मोल y इज 240 टॉर। हमें आया कितना? हमें आया कितना? अरे आया कितना? उसको कितना आ रहा है? तो जितना आना चाहिए उससे कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है? तो कम सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। कम तो वही ना कहते हैं, यदि उसको कम आ रहा है इसका मतलब ये सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। आइडियल रहता तो इसको भी 250 टॉर आता, तो 250 के बजाय आ रहा है 240। तो सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन है ना। हमें आया राहुल्स लॉ के फॉर्मूला से आया 250 टॉर, लेकिन क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया तो आया 240 टॉर। तो जितना आना चाहिए उससे, तो सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन। चलिए और सवाल बोलिए। सवाल पूछिए। सवाल पूछना एक सामाजिक काम है। ये लिख दीजिएगा, ये ऐसे नहीं रट्टा मार कर ना लिखल जाता नेगेटिव, इसको न्यूमेरिकल था, ये बनाना था। और ये भी जान लीजिए, एक भी क्वेश्चन आलतू फालतू नहीं, सब कहीं ना कहीं का है। जो बनाए होंगे उसको दिखा होगा कहाँ का है। वो तो जानबूझ के वाईटी नीचे लिखते नहीं कि आप लोग डर जाते हैं पहले ही उसी के क्वेश्चन बैंक से। बोलिए, उतार लीजिए। बोलिए, सॉल्यूशन का सब कुछ पढ़ा दिए, अब यदि कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन बनाना था आप लोगों को, बीच में से 10 क्वेश्चन छूटा हुआ है उसके दूसरे पेज पे जो है, और वो चूंकि वैसा क्वेश्चन बनवाए इसलिए छूटा है। अभी आप लोग को चाहिए था ये काम कि 2.21 तक हम करवाएं कॉपी में, और 2.3849 भी करा चुके। जो बीच में 4-5 रह गया ना उसको भी कॉपी पे बना लेते, बस ये काम था आप लोगों का। और ये अभी होता, अच्छा बाद में बना लेंगे नहीं, बाद में तो कहीं ना कुछ होता ही नहीं। बाद में तो छठ के बाद पता चलता है, अच्छा उगते हुए सूरज को हम लोग पूजा करके कहते हैं इस बार ब्रह्मा पास करा दीजिए। नंबर बोला ना इसी में ना है, मतलब लिखना पड़ेगा। ला, अभी मिलेगा हमको। अच्छा ठीक है, इसमें बता दीजिए पहले, इसकी बात कर लें, इसमें और कोई क्वेश्चन है ऐसा? इतना क्वेश्चन है, ये टॉपिक मिक्सचर का है। देख रहे हैं, इसे बनाना है आपको, अभी हम बनाएंगे वो आई बाई हो जाएगा। ये देखो एग्जाम्पल के एग्जाम्पल भी लिखल होगा नोट्स में। के नंबर? देखो तो है इसमें। इस टेस्ट पेपर वो खुल जाता है बार बार यार। लिख देंगे, नहीं हुआ तो टेंशन ना लो।
सब जगह से तो घूम ही आए। एक वो क्वेश्चन है हाथ में भाई, अकेले में बता देंगे। ये हम बताएं, 11 नंबर नहीं, 25 नंबर। अच्छा ये क्वेश्चन लिख देते हैं, 10 मिनट तो है। प्योर बेंजीन फ्रीजेज एट 5.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सॉल्यूशन ऑफ 0.223 ग्राम ऑफ फिनाइल एसिटिक एसिड इन 4.4 ग्राम बेंजीन फ्रीजेज एट फ्रॉम दीज ऑर्बिटल। 4 गो ऑप्शन है, बना करके ऑप्शन पे चले जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, प्योर बेंजीन फ्रीज करता है 5.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये सॉल्यूशन ऑफ 0.223 ग्राम फिनाइल एसिटिक एसिड इन 4 ग्राम बेंजीन केएफ का वैल्यू भी दिया है 5.12। फ्रीज एट 4.47 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम दीज ऑर्बिटल। डेल्टा टीएफ निकाल लेंगे क्या, 5.30 4.47, 10 में 7 गया 3 और 12 में 4 गया 0.83। डेल्टा टीएफ बराबर फॉर्मूला बताएं, ठीक है, केएफ गुना मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब वेट बाई इंटू इंटू। निकालेंगे क्या इसमें, सब कुछ तो पता है, डेल्टा टीएफ भी पता, केएफ भी पता, वेट भी पता, बड़ा वाला डब्ल्यू भी पता, सब तो पता है। मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इसका जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, और ये निकाल भी सकते हैं, दोनों काम करेंगे इस क्वेश्चन में। यदि ज्यादा आएगा कम आएगा, पढ़ा था ना पिछले दिन एबनॉर्मल मोलर मास, यदि ज्यादा आएगा तब देख लेते हैं डिसोसिएशन हुआ, यदि ज्यादा आया तो एसोसिएशन हुआ, कम आया तो डिसोसिएशन हुआ, बराबर आया तो आइडियल सॉल्यूशन है। यही पूछ रहा है फ्रॉम दीज और ऑब्जर्वेशन आप क्या कहना चाहेंगे, कि ये आइडियल सॉल्यूशन है, कि ये डिसोसिएशन में गया, कि ये एसोसिएशन में गया। डेल्टा टीएफ, केएफ, वेट, मॉलिक्यूलर मास, सॉल्वेंट का वेट, क्या गुना 1000, क्या बोलो 0.223 है,
0.223 है ना। तो मॉलिक्यूलर मास बराबर 5.12223 गुना 1000 बाई 83 4.4। सॉल्व करके बता दो कोई जल्दी से आंसर कितना। गुना करो जल्दी से, छुट्टी तभी जल्दी होगा। और हमको कहोगे तो हम 20 उससे काट के फटाफट कुछ कर देंगे, आंसर तो ले आएंगे। वही तुम लोग को भी करना है, लेकिन वो लास्ट में सिखाएंगे। अभी से सिखाएंगे तो तुम लोग थोड़ा सा लापरवाह हो जाएगा, जैसे हम हो गए हैं, गुना भाग कर देते हैं फट से, है ना। नहीं तो हम कह देंगे ये 10 से कट जाएगा, पता नहीं कैसे कट भी जाएगा, 100 बच जाएगा। 512 83 8 5 40 8 6 48, देखिए कितना आ रहा है। ना 6.9 आएगा। ना तुम लोग तो और गलती गुना भाग करता है यार। तुम लोग भी कमजोरे है क्या। हम तो एक बार दूसरे 4 से काट देंगे, दो से काट देंगे। कितना। हाँ ये ठीक आ रहा है 312 पॉइंट। चलिए ठीक है 312। अब देखिए अब C6H5CH2COH है उधर, 12 गुना 6 1 गुना 5, कार्बन का 12 2 12 16 16 1 12 6 72 5 77 12 2 12। काय के लिए फिर उतना जोड़। अच्छा ठीक है, कुछ कुछ जोड़ते जाते। 12 6 72 5 12 2 14 12 12 24 2 26 16 16 32 1 33 5 2 7 6 13 3 16 6 बच गया 1 7 1 8 2 10 3 13 136। गलती है तो जा जोड़ो ठीक से, कुछ गड़बड़ है अभी भी। 12 6 72 5 77 12 2 14 80 82 12 16 16 1। देखो जोड़ के सही है। ये कितना आ रहा है करीब करीब दुगुना 3 गुना कितना 2.5 गुना, यानी कि एसोसिएशन में जा रहा है ये। सॉल्यूशन में सॉल्यूट कहां जा रहा है, एसोसिएशन में। अब इसके ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में डाइमराइजेशन लिखा है, ट्राइमराइजेशन लिखा है, वही आंसर हो जाएगा। हम आंसर यहां पर कर दिए, सॉल्यूट अंडरगो इन एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट अंडरगो इन, यहां पर लिख देना। ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए कह रहा था, फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या कह सकते हैं, सॉल्यूट अंडरगो इन एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। क्यों क्यों एसोसिएशन कह दिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड जो है वो कम है, ऑब्जर्व वाला ज्यादा है। ये आना चाहिए था 136, आ रहा है 312। अब 136 से ज्यादा जितना भी आ जाता ना, उसमें आंसर हमारा यही होता। ठीक है, यदि एसोसिएशन होगा तो कैलकुलेटेड मास से ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आएगा, ऐसा पढ़ा चुके हैं। हाँ 60 आता था 120, देखिए दोगुना आ गया था। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉब्लम डिस्कशन हो गया। अब जो है ना, इसके अलावे भी कोई